मैं दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम एमए फाइनल ईयर के कृषि भूगोल के चतुर्थ प्रश्न पत्र पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि कृषि भूगोल के उद्देश्य क्या हैं और कृषि भूगोल के उद्देश्यों पर हमने विस्तृत विचार किया था। आज हम कृषि भूगोल के अध्ययन उपागमों के बारे में बात करते हैं। किसी भी विषय के अध्ययन उपागम उसकी प्रकृति, स्वरूप और उसके उद्देश्यों में निहित होते हैं और उन्हीं के अनुसार विषय के अध्ययन उपागमों में विस्तार होता रहता है। अध्ययन उपागम समय के साथ बदलते रहते हैं और इनमें नवीनतम से नवीनतम प्रवृत्तियों का जुड़ाव होता रहता है। अध्ययन उपागमों के बढ़ते हुए क्रम में ही विषय का विस्तार व्यापक होता चला जाता है। यदि हम कृषि भूगोल की बात करें तो कृषि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल की शाखाओं में स्थापित है और इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने पर हम लोगों ने पहले चर्चा की है और आज हम इसके अध्ययन उपागमों के द्वारा ये देखेंगे कि कृषि भूगोल में किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रतिस्थापना की जा सकती है और की गई है। अध्ययन उपागमों के अंतर्गत कोई भी विषय जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है तो उसके निरीक्षण और अध्ययन की प्रवृत्तियों में बदलाव आता है और उसका अध्ययन सिर्फ विवरणात्मक न होकर के विश्लेषणात्मक और निष्कर्षात्मक होता है, जहाँ पर कई सारे भौतिक भौगोलिक मानदंडों को लेकर के किसी भी स्थिति का अध्ययन किया जाता है और उसका परिकलन करके, गणना करके, उसके परिणामों का निष्कर्ष निकाल करके उसे स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिन्हें हम सामान्य तौर पर परिकल्पनाएं कहते हैं। और इन परिकल्पनाओं के विकास के द्वारा किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की स्थापना की जाती है। यदि हम कृषि भूगोल में अध्ययन विधि तंत्र की बात करें तो सर्वप्रथम 1889 में चिल्सोम ने कृषि भूगोल के अध्ययन उपागमों के संबंध में अपनी चर्चा प्रस्तुत की और उन्होंने माना कि कृषि भूगोल के अध्ययन के लिए 3 उपागम या 3 पद्धतियाँ होनी चाहिए, जिनमें पहली सैद्धांतिक दृष्टिकोण, दूसरा प्रादेशिक दृष्टिकोण और तीसरा व्यवस्थित प्रणाली सिस्टमेटिक अप्रोच की उन्होंने बात की। और प्रारंभ में इन सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के आधार पर कृषि भूगोल का विकास किया गया, परंतु उस समय के साथ विकसित होती हुई प्रवृत्तियों के आधार पर कृषि भूगोल में अध्ययन उपागमों में बदलाव आया है और वो कई स्वरूपों में आज हमारे सामने हैं। अब हम कृषि भूगोल में काम में लिए जाने वाले अध्ययन उपागमों पर चर्चा करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। कृषि भूगोल के अध्ययन उपागमों के अंतर्गत सबसे पहले हम पर्यावरणवादी या निश्चयवादी उपागम को लेते हैं। पर्यावरणवादी या निश्चयवादी उपागम एक तरीके से मानव पर्यावरणीय अंतर संबंधों की विचारधारा है और इसका भौगोलिक अध्ययनों पर काफ़ी महत्व रहा और भूगोल की सभी शाखाओं में निश्चयवादी उपागम का प्रभाव देखने को मिलता है। कृषि भूगोल के संदर्भ में निश्चयवादी उपागम से तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण में उपस्थित घटकों के आधार पर कृषि के विकास को रेखांकित करना है और किसी भी स्थान पर कृषि के विकास की संभावनाएं वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होती हैं, क्योंकि कृषि मानवीय श्रम के साथ साथ प्राकृतिक घटकों पर काफ़ी अंतर्निर्भरता पाई जाती है, जैसे कि तापमान, वर्षा और मौसम की स्थितियाँ, मिट्टियाँ, जल की उपलब्धता, ये सब कारक कृषि को प्रभावित करते हैं। अतः कृषि भूगोल का अध्ययन पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक दशाओं के आधार पर कृषि के नियंत्रण को समझना है और इस नियंत्रण के अनुसार हमें समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कृषि उपजों, कृषि प्रारूप को वहाँ के पर्यावरणीय या प्राकृतिक कारक निर्धारित करते हैं। कृषि भूगोल के अध्ययन की दूसरी महत्वपूर्ण विधि तंत्र में जिन्सवार उपागम, हम कमोडिटी अप्रोच की बात करते हैं। जिन्सवार उपागम से तात्पर्य ये है कि कृषि भूगोल में कई सारी फसलों का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर अध्ययन की इकाई के रूप में किसी एक फसल को
या कमोडिटी जो फसल है उसे लिया जाता है और उसका पूरे विश्व में वितरण, उत्पादन के तरीके और उसके लिए आवश्यक घटक, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसकी कृषि दक्षता, क्रय विक्रय विपणन की व्यवस्थाओं की संभावनाओं को इसमें देखा जाता है। इस संदर्भ में DS संधू ने 1977 में पूर्वी हरियाणा में गन्ना की खेती को प्रस्तुत की, अर्थात एक कमोडिटी या ऐप को लेकर के पूरे क्षेत्र के संदर्भ में उसका अध्ययन किया जाता है। अगला आर्थिक उपागम है, जिसके अंतर्गत इस उपागम में कृषक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से कृषि कार्य करता है। अतः आर्थिक उपागम के अंतर्गत कृषक किसी भी क्षेत्र में उस फसल को उत्पादन करना चाहेगा जिससे कि उसको अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। वो किसी भी क्षेत्र में फसल उत्पादन में कई सारी संभावनाएं होती हैं और इन संभावनाओं के अंतर्गत किसान यदि आर्थिक दृष्टिकोण अपनाता है तब वो उस फसल का उत्पादन अधिक लेना चाहेगा, जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। किसी भी फसल का लाभ कई सारे घटकों पर निर्धारित होता है और उसके अंतर्गत वहाँ की बाजार व्यवस्था, बाजार की मांग और वहाँ की मिट्टियों की उपलब्धता में उस फसल के उत्पादन में किस फसल के उत्पादन को अधिक बढ़ाया जा सकता है, इन सब चीज़ों का ध्यान में रख करके किया जाता है। अतः किसान और उसके बाजार के संबंधों पर आधारित जो कृषि दृष्टिकोण है उसका अध्ययन आर्थिक उपागम के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम कृषि भूगोल के अगले विधि तंत्र की बात करें तो वो सामान्य विषय वस्तु उपागम सिस्टमैटिक अप्रोच है, जिसके अंतर्गत इसे प्रकरण उपागम भी कहते हैं। और इस विधि के द्वारा कृषि भूगोल के तथ्यों को प्रकरणों में बांट करके अलग अलग प्रकरण की अलग अलग क्षेत्र में उनकी उपलब्धता का और उनकी उत्पादन क्षमता का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना, चाय, इन फसलों का उत्पादन और विश्व वितरण संबंधी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन इस उपागम के अंतर्गत किया जाता है। प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत कृषि भूगोल का अध्ययन करने के लिए उसे प्रदेशों में विभक्त करके उन प्रदेशों में होने वाले कृषि उत्पादन और कृषि तकनीक, कृषि वितरण का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक अध्ययन उपागम कृषि भूगोल के साथ साथ भूगोल की एक महत्वपूर्ण नवीन विधा है, जिसमें प्रादेशिक तौर पर अध्ययन किया जाता है। अतः किसी भी प्रदेश में उत्पन्न होने वाली फसलों का उत्पादन, उनकी संभावनाओं का और उनका स्थानिक विकास प्रतिरूप को प्रदेशवार अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए कई सारी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे कृषि प्रादेशिकरण या कृषि परिसीमन कहा जाता है, जिसमें कृषि उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के विधि तंत्र और घटकों को आधार मान करके कृषि प्रदेशों का निर्धारितकरण किया जाता है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम काम विटलसी ने कृषि प्रादेशिकरण करके किया था। उसके पश्चात कृषि प्रादेशिकरण की महत्वपूर्ण विधा का प्रचलन हुआ और वर्तमान समय में कृषि नियोजन के लिए और कृषि प्रदेशों के निर्धारित करने के लिए कई सारे संभावित घटकों को काम में लेकर के कृषि प्रदेशों में बांटा जाता है और वहाँ पर कृषि की संभावनाओं का अधिक से अधिक दोहन का और कृषि दक्षता का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगला अध्ययन विधि तंत्र में सैद्धांतिक उपागम है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रदेश की कृषि व्यवस्था को स्थापित या मान्य सिद्धांतों के आधार पर उनको परखा जाता है और उसी के अनुसार उनका निर्धारण किया जाता है कि सिद्धांत किसी भी उक्त क्षेत्र में कितना लागू होता है। जैसे वान थुनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की सीमाओं का अध्ययन अन्य क्षेत्रीय संदर्भों में करके या अन्य प्रकार के कृषि सिद्धांतों का अध्ययन इन संदर्भ में करके कृषि का अध्ययन किया जाता है। कृषि प्रादेशिकरण के संबंध में अन्य कृषि अध्ययन उपागमों के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण उपागम, जिसे सिस्टम एनालिसिस अप्रोच कहते हैं, और इस उपागम के अंतर्गत कृषि को पारिस्थितिकी का हिस्सा न समझ करके, कृषि को पारिस्थितिकी के संदर्भ में अध्ययन न करके कृषि को पारिस्थितिकी का हिस्सा समझ करके अध्ययन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में मानव की क्षमताओं ने वहाँ की पारिस्थितिकी में परिवर्तन करके उसे
कृषि योग्य या संभव बनाया है। वन, घास, मैदानों या संभवतः कुछ सीमा तक मरुस्थलीय क्षेत्रों में की पारिस्थितिकी दशाओं में कुछ परिवर्तन करके उन्हें कृषि योग्य बनाने में मानव का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः इस व्यवस्था के अंतर्गत पारिस्थितिकी का हिस्सा समझ करके वहाँ पर कृषि उत्पादन की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास किया जाता है। कृषि भूगोल के अन्य अध्ययन उपागम के अंतर्गत व्यवहारवादी उपागम आता है, जिसे हम लोग बिहेवियर अप्रोच कहते हैं। और इसके अंतर्गत इस अध्ययन उपागम में कृषि में सिर्फ प्राकृतिक घटकों की महत्ता को ही नहीं, अर्थात मानव की सांस्कृतिक क्षमताओं का भी अवलोकन किया जाता है और कृषि में मानवीय व्यवहार या कृषक व्यवहार के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी क्षेत्र की कृषि सिर्फ प्राकृतिक घटकों से ही प्रभावित नहीं होती, अपितु वहाँ की कृषि वहाँ के कृषकों के व्यवहार से, उनकी सोच से और उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से भी प्रभावित होती है। और वर्तमान समय में ये कारक काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। अर्थात कृषि मानवीय स्वभाव के अंतर्संबंधों और वातावरण, इन दोनों की गत्यात्मकता का प्रतिफल है और ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि हम देखें, ये उदाहरण के तौर पे देखें तो पंजाब में किसान तंबाकू का उत्पादन वहाँ की धार्मिक मान्यताओं के आधार पर नहीं करते हैं, जबकि वहाँ पर तंबाकू का उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। खासी और मिजोरम की पहाड़ियों में लुसाई जनजाति के लोग डेयरी उत्पादन उद्योग नहीं चलाते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार कृषक के व्यवहार और वातावरण का वहाँ की कृषि के उत्पादन पर काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कृषि भूगोल के अध्ययन उपागमों में करीब 8 प्रकार की अप्रोच का अध्ययन किया जाता है और समय के साथ ये अप्रोच बदलती रहती है, ये विकसित होती रहती है। यदि हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो वर्तमान समय में एक नई तरीके से वापस कृषि भूगोल के अंतर्गत पर्यावरणवादी या निश्चयवादी उपागम को वापस स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि मानवीय हस्तक्षेप के बढ़ते प्रभाव के कारण कृषि में व्यापक परिवर्तन हुए हैं और कृषि पारिस्थितिकी में काफ़ी हद तक बदलाव हुए हैं, जिनका प्रभाव कृषि व्यवस्था पर और उत्पादन क्षमताओं पर और मानव स्वास्थ्य पर पड़ा है। कृषि का वैज्ञानिकीकरण बढ़ने के कारण, अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण कृषि की जैविक पारिस्थितिकी क्षमता समाप्त हो गई है। कृषि की जैविक पारिस्थितिकी क्षमता समाप्त हो गई है और इसके परिणाम स्वरूप कृषि का में उत्पादन में कमी आती चली जा रही है। अतः अब कृषि में वापस से जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देकर के कृषि को पारिस्थितिकी के अनुसार नियंत्रित करके और प्राकृतिक घटकों का प्रयोग करके कृषि व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः कोई भी विचारधाराएं और दृष्टिकोण समय के अनुसार बदलते रहते हैं। उनकी आवश्यकता पर्यावरणीय बदलावों पर निर्भर करती है और विषय का विस्तार इन नवीन संभावनाओं पर निर्धारित होता है।